हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1601। मर्चेंट शिप लगातार अपनी गति बढ़ा रही थी और फिर भी वह विली से छुटकारा नहीं पा सकी, जो काफी पीछे उनका पीछा कर रहा था। माली इस एहसास को नहीं झटक पा रही थी कि उनका पीछा करने में इस व्यक्ति के इरादे जरूर नेक नहीं होंगे, लेकिन उनके पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वे उसे पीछे भी नहीं छोड़ पा रहे थे। अगर वह उसे चेतावनी देती तो संभवतः दूसरा पक्ष उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बल का प्रयोग करना और भी असंभव होता। इस तथ्य के अलावा कि क्या वे जीत सकते थे, ये दूसरे पक्ष का क्षेत्र था। वह उनसे लड़ने के लिए क्या उपयोग करती? सौभाग्य से साहिल द इटर्नल जहाज पर सवार थे, इसलिए माली आश्वस्त थी। उन बड़ी ताकतों की नज़रों में इटर्नल्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन वे अभी भी निचले स्तर के लोगों के लिए एक शक्तिशाली निवारक थे। चाहे कोई कहीं भी हो, यह एक समान ही होता। विली केवल वह व्यक्ति था जो उन मर्चेंट शिप्स को व्यापार के लिए लाता था जो पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में आते थे। इस तरह वह कमीशन कमाता था। इसके बारे में सोचने के बाद माली ने अनुमान लगाया कि उसके पीछे समर्थन करने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं होगी, वरना वह ये काम नहीं कर रहा होता। माली ने जब ये सोच लिया तो उसने उसे पीछा करने देने का फैसला किया। उसे विश्वास नहीं था कि एक बार ट्रेजर ट्रोव पहुंचने के बाद यह व्यक्ति उसका पीछा करने की हिम्मत करेगा। ट्रेजर ट्रोव सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष व्यापारिक कंपनियों में से एक थी, इसलिए इसका व्यवसाय पूरे स्टार किंगडम में फैला हुआ था। इसलिए इसके पास अनगिनत संपत्तियां और अनगिनत शक्तिशाली लोग थे, और वे विली जैसे चूहे को लापरवाही से काम नहीं करने देंगे। वे ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा खराब ना हो। बड़ी व्यापारिक कंपनियों के लिए लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बार जब बाजार पर हावी होने या कमजोरों को ठगने की बदनामी मिल जाती तो कोई भी वहां व्यापार करने की हिम्मत नहीं करता। अंततः यह एक बड़ी व्यापारिक कंपनी के लिए एक बड़ा झटका होता। समय तेजी से बीत रहा था। पलक झपकते ही आधा दिन बीत गया। विली अभी भी मर्चेंट शिप के काफी पीछे चल रहा है। वह न तो पकड़ में आता और न ही बहुत दूर रहता। रास्ते में माली को एक गश्ती जहाज भी मिला जिस पर सेंट्रल शब्द खुदा हुआ था। संभवतः ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के अधिकारियों द्वारा भेजे गए लोग थे। साथ ही माली ने कुछ और भी देखा। जब उनका सामना एक गश्ती जहाज से होता तो विली अचानक मर्चेंट शिप के पीछे से गायब हो जाता। माली ने सोचा कि दूसरे पक्ष ने हार मान ली है। हालांकि गश्ती जहाज के दूर जाने के बाद ये व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। इससे माली ने निष्कर्ष निकाला कि विली गश्ती जहाजों से बहुत डरता था। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के अधिकारियों के बीच उसकी प्रतिष्ठा शायद खराब थी। शायद दूसरों ने उसके बारे में बार बार शिकायत की थी। माली ने मन बना लिया, अगर उसका सामना फिर से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के आधिकारिक गश्ती जहाज से हुआ तो वह दूसरे पक्ष से शिकायत करेगी कि विली बहुत अधिक मांग कर रहा है और परेशान कर रहा है। हालांकि इसके बाद की अवधि में माली को कोई अन्य गश्ती जहाज नहीं मिला। छोटे जहाज में लू का ध्यान एक मोटे व्यक्ति पर गया। लू ने कहा कि वह लगभग पहुंच गया है। मोटा विली चौंक गया। वह आखिरकार आ गया। उसने जल्दी से लू को स्थान बताया और आगे चल रहे मर्चेंट शिप की फोटो भेजी। फिर उसने अपनी गति धीमी कर दी और पीछा करना बंद कर दिया। विली समझ गया था कि अगर दूसरे पक्ष को पता चल गया कि विली वह व्यक्ति है जिसने लू से संपर्क किया है तो वे लू को अपना सामान नहीं बेचेंगे। उसके पीछे चलने का उद्देश्य उनकी स्थिति निर्धारित करना था ताकि लू लक्ष्य को सटीक रूप से ढूंढ सके। अब उसके लिए सेवानिवृत्त होने और पैसे बांटने की तैयारी करने का समय था। उसे बस यह नहीं पता था कि इस मर्चेंट शिप पर मौजूद सामान की कीमत कितनी है और उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष 1% के बारे में इतना चिंतित था तो ये काफी ज्यादा होना चाहिए। विली ने खुशी खुशी सोचा। अध्याय 1602। जब उसने पहली बार इस पेशे में प्रवेश किया तो उसने उस मर्चेंट शिप की सेवा करने की पूरी कोशिश की जो पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में आया था, ताकि वह अपने नियोक्ताओं के लिए सबसे अच्छे सौदे खोज सके। वह हमेशा बड़ी व्यापारिक कंपनियों को चुनता था और अपने नियोक्ताओं के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता था। धीरे धीरे विली ने पाया कि ऐसा करने से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। पैसे नहीं होने का मतलब था संसाधन नहीं होना। संसाधनों के बिना वह अपनी ताकत को तेजी से नहीं बढ़ा सकता था। यदि वह अपनी ताकत में सुधार नहीं कर सका तो वह केवल निचले स्तर पर संघर्ष कर सकता था। उसके जैसे ही क्षेत्र के लोगों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि वे गुप्त रूप से अपने नियोक्ताओं को धोखा देने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते थे। विली भी धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगा। उसे अभी भी वह पहला नियोक्ता याद था जिसे उसने धोखा दिया था। इसने उसे उतना पैसा कमाने का मौका दिया जो वह आमतौर पर कुछ वर्षों में कमाता। वह तुरंत इसका आदी हो गया और अब खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में सामान लाने से पहले ये लोग किस दौर से गुजरे थे। विली केवल इतना जानता था कि वह इस पूरे समय निचले स्तर पर नहीं रह सकता। वह सबके ऊपर चढ़ना चाहता था।
यदि वह अभी भी अपने नियोक्ता की पहले की तरह सेवा करता तो अनुमान लगाया गया था कि वह इन्फिनिटी रैंक तक भी नहीं पहुंच पाता या केवल मुश्किल से उसमें प्रवेश कर पाता। हालांकि उसने कुछ समय पहले ही पार्शियल इटर्नल रेल्म हासिल की थी। ये दोनों रणनीतियों के बीच का अंतर था। स्टार किंगडम में प्रतिभा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन संसाधन और भी महत्वपूर्ण थे। चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, संसाधनों के बिना कुछ हासिल करना भी मुश्किल था। भले ही आपके पास कुछ हासिल करने का मौका हो, कोई नहीं जानता था कि यह कब होगा। मर्चेंट शिप के नियंत्रण कक्ष के भीतर वह व्यक्ति फिर से गायब हो गया। माली बहुत खुश थी। क्या हम फिर से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के गश्ती जहाज से टकराने वाले हैं? मुझे इस व्यक्ति के बारे में शिकायत करना सुनिश्चित करना होगा। मैं उसे अब अपना पीछा करने नहीं दे सकती। भले ही दूसरा पक्ष कुछ न करे, फिर भी माली को असहज महसूस होगा। मर्चेंट शिप 1 घंटे तक आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर भी किसी गश्ती जहाज से सामना नहीं हुआ। विली का छोटा स्पेसशिप भी दोबारा दिखाई नहीं दिया। माली के दिल में थोड़ा संदेह हुआ। इस पूरी अवधि के दौरान मर्चेंट शिप 1 और घंटे तक आगे बढ़ी। इस समय अचानक सामने एक बड़ा मर्चेंट शिप दिखाई दिया, जिसने माली और अन्य लोगों का रास्ता रोक दिया। माली ने मर्चेंट शिप को दिशा बदलने का निर्देश दिया ताकि वह दूसरे पक्ष के पास से गुजरने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सके। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी उन्हें रोकने के लिए अपने जहाज को घुमाया। माली के मर्चेंट शिप ने लगातार कई बार दिशा बदली, लेकिन फिर भी उसे रोक दिया गया। माली जानती थी कि दूसरा पक्ष उसके लिए आया है, इसलिए उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका क्या मतलब है? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? माम, मुझे गलत मत समझो। हम इस क्षेत्र के घुमक्कड़ व्यापारी हैं। आप इस क्षेत्र से बहुत अपरिचित लग रही हैं, इसलिए मेरा अनुमान है कि आप यहाँ अक्सर नहीं आती हैं, है ना? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या बेचना चाहती हैं? यदि आप इसे मुझे बेचती हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको उच्चतम मूल्य दूंगा। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज़ माली के कानों तक पहुंची। माली ने भौहें सिकोड़ी। विली अभी अभी गया था और यह व्यक्ति तुरंत उससे खरीदने के लिए आ गया। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? इसके अलावा दूसरे पक्ष ने सीधे उससे पूछा कि वह क्या बेचना चाहती है। इस प्रकार माली को दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ा। यह संभावना थी कि उन्होंने मिलीभगत की थी। क्षमा करें, हम यहाँ बेचने के लिए नहीं आए हैं। महोदय, कृपया हमें जाने दें, माली ने उत्तर दिया। तो क्या आप यहाँ खरीदने आए हैं? आप जो कुछ भी चाहती हैं वह मैं ढूंढ सकता हूँ और कीमत निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। हम यहाँ खरीदने भी नहीं आए हैं। आप निश्चित रूप से मजाक कर रही हैं। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट स्टार किंगडम का सबसे बड़ा व्यापारिक महाद्वीप है। यहाँ सैकड़ों हजारों बड़े और छोटे व्यापारिक क्षेत्र हैं। यदि आप खरीद या बेच नहीं रही हैं तो क्या आप यहाँ मजे के लिए आई हैं? उस स्थिति में आप गलत जगह आ गई हैं। यह आपका काम नहीं है। आप सही कह रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र के स्थानीय व्यापारी के रूप में मुझे यहाँ आने वाले हर अतिथि को एक अच्छा अनुभव देना चाहिए। आपका रास्ते से हट जाना ही सबसे अच्छा अनुभव होगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं। आप जो कुछ भी खरीदना या बेचना चाहती हैं, मुझे आपकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। अध्याय 1603। अचानक इस व्यक्ति के प्रकट होने से माली बहुत चिढ़ गई थी। वह स्पष्ट रूप से हमें मजबूर कर रहा है। वह ये भी कहता रहा कि वह अपने अतिथियों को एक अच्छा अनुभव देना चाहता है। इतना निर्लज व्यक्ति कैसे हो सकता है? महोदय, आप हमें इस तरह मजबूर कर रहे हैं। यह आपके हमें एक अच्छा अनुभव देने की इच्छा के कारण नहीं है, बल्कि हमें धोखा देने के लिए है। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस तरह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का अपमान कर रहे हैं? क्या आपको डर नहीं है कि गश्ती दल आपको गिरफ्तार कर लेगा? माली अब और शिष्टता का ढोंग नहीं कर रही थी। दूसरे पक्ष का वैसे भी उन्हें जाने देने का इरादा नहीं था, इसलिए ये कहना उनके सौहार्द के दिखावे को त्यागना था। माम, आप जो चाहें वह नहीं कह सकती। आपको अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना होगा। मैंने आपको खरीदने या बेचने के लिए कब मजबूर किया? लू की आवाज़ भी अधिक भयावह हो गई। वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का अपमान करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साथ ही उसे गाली देने की तीव्र इच्छा भी हुई। उस कमबख्त विली ने मुझे किससे मिलवाया है? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वे पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट आए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो लोग पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट आए थे, वे हमेशा दबे हुए रहते थे, इस डर से कि कहीं बहुत जोर से बोलने से हम स्थानीय दबंगों को बुरा न लग जाए। यह महिला ऐसी दिखती है जिसे अनुभव है। ये थोड़ा परेशानी भरा है। हालांकि लू को इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यापारी माना जा सकता था। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह दूसरे पक्ष के चंद शब्दों से डरने वाला नहीं था। आप अपने दिल के अंदर जानते हैं कि मैं लापरवाही से बोल रही हूं या नहीं। मैंने अभी एक गश्ती दल को गुजरते हुए देखा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप रास्ते से हट जाएं, वरना आपको परिणाम भुगतने होंगे। मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत देना, माली ने ठंडे स्वर में कहा। माम, यदि आप ऐसा करना चाहती हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता।
क्या आपको विश्वास है कि मैं आपके लिए इस क्षेत्र में कुछ भी करना कठिन बना दूंगा? लू के बोलने के बाद उसने अपने शरीर से ऊर्जा छोड़ी। जिस मर्चेंट शिप पर माली और अन्य लोग सवार थे वह टूटने की हद तक हिल गई। एक एटर्नल माली दंग रह गई, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती। बूम! मर्चेंट शिप से आकाश की ओर एक सुनहरी विशाल छाया उड़ी। जैसे ही वह शून्य में खड़ा हुआ उसने लू की ओर ठंडी निगाहों से देखा, जिसने एक एटर्नल की ऊर्जा का संचार किया था। साहिल वह व्यक्ति था जिसने एटर्नल गोल्डन बॉडी धारण की थी। रास्ते में वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि बाहर क्या हो रहा था। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से अभी वाले पार्शल एटर्नल के साथ मिला हुआ था और उनका उद्देश्य युंग परिवार के मर्चेंट शिप के सामान को कम कीमत पर खरीदना था। इस तरह के भयानक व्यवहार ने साहिल को बहुत परेशान कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने उनका रास्ता भी रोक दिया था। साहिल को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वह यहाँ समय भी बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसकी मानसिकता माली जैसी ही थी। जो लोग दूसरों को धोखा देने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते थे उनकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं होती थी। चूंकि उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए साहिल ने आगे क्या करना है ये तय करने से पहले उन पर हमला करने का फैसला किया। प्रतिद्वंद्वी द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा एटर्नल रेल्म में रूलर रैंक पर थी, इसलिए साहिल, जो एक बिगिनर रूलर रैंकर था, ने उसे अभ्यास लक्ष्य के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। साहिल ने सीधे एटर्नल गोल्डन बॉडी धारण की, जिसने लू को स्तब्ध कर दिया। उसका मूल इरादा प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना था ताकि वे आज्ञाकारी रूप से उसे कम कीमत पर सामान बेच दें। उसे कभी नहीं लगा था कि सामने वाले मर्चेंट शिप पर कोई एटर्नल छिपा हुआ है। अगर उसे पता होता तो लू कभी नहीं आता। दूसरी तरफ एक एटर्नल था, इसलिए इसका मतलब था कि उनकी योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। उस कमबख्त विली ने मुझे धोखा दिया। मेरे दोस्त, यह एक गलतफहमी है। लू अपनी कमजोरी दिखाना चाहता था। वह इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था। अगर गश्ती दल यहाँ आ गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि साहिल ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। लू गश्ती दल का ध्यान आकर्षित करने से डरता था, लेकिन साहिल नहीं। इसलिए उसने सीधे एक मुक्का मारा। वॉइड पंच। एटर्नल गोल्डन बॉडी द्वारा मारे गए वॉइड पंच की ताकत अब पहले जैसी नहीं थी। अगर यह मुक्का लग जाता तो मिड रूलर रैंकर लू के अलावा वह जिसे भी साथ लाया था और उसका पूरा मर्चेंट शिप धूल में मिल जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चोर? अध्याय 1604। लू भी गुस्से में था। बेशक उसने मुक्के की ताकत को महसूस किया। बूम! उसकी एटर्नल गोल्डन बॉडी ने भी एक मुक्का मारा, जिसका लक्ष्य सीधे साहिल के हमले पर था। बूम! मुक्के आपस में टकराए। तेज आवाज गूंज उठी। वे सब दर्द से अपने सिर पकड़कर बैठ गए। सौभाग्य से दोनों ने टक्कर की लहरों को रोक दिया। यदि नहीं तो बड़ा और छोटा मर्चेंट शिप केवल झटके की लहर से धूल में मिल जाता। सौभाग्य से ये सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का किनारा था और इसके नीचे एक विशाल पुराना जंगल था। यदि वे किसी शहर के ऊपर होते तो एटर्नल्स के युद्ध के बाद का प्रभाव अनगिनत लोगों को मार देता। बेशक साहिल ऐसा नहीं करता अगर वे किसी शहर के ऊपर होते। दोनों एटर्नल गोल्डन बॉडीज झटके से पीछे हट गईं। हालांकि साहिल उतना पीछे नहीं हटा जितना लू हटा था। साहिल को पहली टक्कर के दौरान स्पष्ट रूप से बढ़त मिली थी। लू भी साहिल की युद्ध शक्ति से हैरान था। ये बिगिनर रूलर रैंकर इतना शक्तिशाली है। मैं एक मिड रूलर रैंकर हूँ, लेकिन न केवल मुझे कोई लाभ नहीं मिला बल्कि मैं घाटे में भी रहा। मेरे दोस्त, आइए इस बारे में बात करते हैं। यह मेरी गलती है, इसलिए मैं तैयार हूँ। लू अपने वाक्य के बीच में ही था। फिर से साहिल बड़बड़ाया और फिर से लू पर झपटा। फिर से, क्या तुमने पहले कभी लड़ाई नहीं की है? लू अपने दिल में चिल्लाया। हालांकि उसने कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। बूम! एक और भीषण टक्कर। फिर बूम बूम बूम। अनगिनत टक्करें सुनी जा सकती थीं। दो एटर्नल गोल्डन बॉडीज आपस में उलझ गईं, जिससे दोनों मर्चेंट शिप्स के यात्रियों के लिए आंखों को भाने वाला दृश्य बन गया। माली और अन्य लोगों ने साहिल को 8 पार्शल एटर्नल रेल्म अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों को सेकंडों में खत्म करने के लिए एटर्नल गोल्डन बॉडी धारण करते देखा था। हालांकि इस बार बात अलग थी। ये दो एटर्नल गोल्डन बॉडीज के बीच की टक्कर थी। यदि वे साहिल की मन की शक्ति द्वारा सुरक्षित नहीं होते तो वे मर चुके होते। लू का समय अच्छा नहीं बीत रहा था। भले ही वह साहिल से एक छोटा रेल्म मजबूत था, साहिल की युद्ध शक्ति उससे कम नहीं थी। इसके अलावा लू के पास मन की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे लगातार अपने मर्चेंट शिप को झटके की लहरों से नष्ट होने से बचाने की जरूरत थी। इसलिए वह पूरे समय नुकसान में रहा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से साहिल की दया पर था। बूम! साहिल ने लू को फिर से एक मुक्के से पीछे उड़ा दिया। फिर लू दूर एक पहाड़ से टकराया। इस बार उसने अपना हमला जारी नहीं रखा। लू चेहरे पर अप्रिय भाव लिए उठा। वह साहिल के हमले पर आग बबूला था। एक बिगिनर रूलर रैंकर द्वारा अपने लोगों के सामने उसे इस तरह बेरहमी से पीटा गया था। कितना शर्मनाक!
अगर वह ये युद्ध नहीं जीतता तो वह इस क्षेत्र में अपना चेहरा दिखाना कैसे जारी रख पाता। पीछे हटो, लू ने उदास चेहरे के साथ कहा। फिर उसने मर्चेंट शिप को तेजी से पीछे हटने का नेतृत्व किया। इस प्रक्रिया के दौरान साहिल ने उसे नहीं रोका। जब माली ने दूसरे पक्ष को पीछे हटते देखा तो उसने भी अपने मर्चेंट शिप को पीछे हटने का निर्देश दिया ताकि साहिल अपनी लड़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित न खो सके। हालांकि जब उन्होंने हिलना शुरू किया तो साहिल ने उन्हें रोक दिया। माली, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रहकर देख सकती हो। अध्याय 1605। साहिल ने माली और अन्य लोगों को जाने के लिए नहीं कहा क्योंकि उसे नहीं लगा कि यह आवश्यक था। वे उसकी मन की शक्ति के संरक्षण में सुरक्षित थे। अब जब साहिल बोल चुका था तो निश्चित रूप से माली रुक गई। वह भी जाना नहीं चाहती थी और अटर्नल्स के बीच की लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह बस साहिल को प्रभावित करने या विचलित करने के बारे में चिंतित थी। यही वजह थी कि वह जाना चाहती थी। हालांकि साहिल ने माली और अन्य लोगों से जो कहा वह लू के लिए बेहद अपमानजनक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल उसे नीची नज़र से देख रहा हो। तुम एक बिगिनर रूलर रैंकर के अलावा कुछ नहीं हो, जबकि मैं एक प्रतिष्ठित मिड रूलर रैंकर हूँ। मैं तुमसे एक स्तर ऊपर हूँ और तुम मुझसे लड़ते समय उन बोझों को साथ रखने की हिम्मत कर रहे हो। कितना लापरवाह। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए जीत जाओगे क्योंकि तुम्हें शुरू में बढ़त मिल गई थी। असली लड़ाई अब शुरू होती है। लू को तभी राहत मिली जब उसके मातहतों ने मर्चेंट शिप को बहुत दूर ले गए। मर्चेंट शिप पर सवार लोग उसके विश्वासपात्र थे जिन्हें उसने वर्षों तक प्रशिक्षित किया था, इसलिए वह उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता था, वरना वह बिल्कुल अकेला रह जाता। अब जब वे चले गए थे, लू बिना किसी चिंता के लड़ेगा। हालांकि साहिल के रूप को स्पष्ट रूप से देखने के बाद लू अपने दिल में बड़बड़ाया, ये बच्चा थोड़ा छोटा है। अभी दूसरे पक्ष ने बिना एक शब्द कहे हमला कर दिया, इसलिए उसने ध्यान से नहीं देखा। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। यदि वह इतनी कम उम्र में एक इटर्नल बन गया तो इसका मतलब है कि उसके पास समर्थन करने वाली काफी शक्तिशाली ताकत है। क्या उस कमबख्त विली ने मुझसे झूठ बोला? हालांकि लू इस समय हार नहीं मान सकता था, इसलिए वह केवल मजबूरी में बोला, मेरे दोस्त, मैं गलत था, लेकिन हम सब इटर्नल्स हैं और तुम बहुत अनादर दिखा रहे हो। सच में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत उदार था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम उस विली नाम के बच्चे के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो माली और अन्य लोगों ने जिस माल को लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और कई जीवन मृत्यु की स्थितियों से गुजरे थे, वह तुम्हारे द्वारा लूट लिया गया होता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कोई सम्मान देने की जरूरत है? साहिल ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे गलत समझा। मैं लू सर एक गंभीर व्यापारी हूँ। बेशक अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं भुगतान करूंगा। इसे मुफ्त में नहीं लिया जाएगा। मेरी कीमत निश्चित रूप से सभी को संतुष्ट करेगी और मेरा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसका आपने उल्लेख किया है। लू ने विली के साथ अपने संबंधों को स्वीकार नहीं किया। उस बच्चे ने मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी, मुझे इसके बाद उसका हिसाब चुकता करना होगा। एक आदमी के रूप में क्या तुम्हें इस तरह झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? तुमने जो कहा उस पर शायद तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? साहिल ने उपहास किया, मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा है। लू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। लू ने खुद को हरा हुआ मान लिया क्योंकि लक्षित मर्चेंट शिप पर एक इटर्नल छिपा हुआ था। अगर उसे माफी मांगनी पड़ती या कुछ उचित हर्जाना देना पड़ता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि वह एक मिड रूलर रैंकर था, इसलिए जब दूसरा पक्ष इतना अपमानजनक था तो वह अभी भी क्रोधित था। है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम जानते हो कि माली और अन्य लोगों ने इस सामान पर कितनी मेहनत की है और इसे सुरक्षित रूप से सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट तक पहुंचाने के लिए उन्हें कितने जोखिमों का सामना करना पड़ा है? इसके पीछे एक परिवार का उत्थान और पतन है। तुम बेईमान व्यापारी केवल अपने विवेक के विरुद्ध काम करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी बहुत ज्यादा कर रहे हो? साहिल ने उपहास किया। तो तुम क्या चाहते हो? लू ने पूछा। उस विली नाम के बच्चे को बुलाओ और तुम दोनों को माली से माफी मांगनी चाहिए। फिर उन्हें संकट पहुंचाने के लिए मुआवजा दो। उसके बाद यह मामला खत्म हो जाएगा और मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। असंभव। तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं एक इटर्नल यूनिवर्स रेल्म के किसी व्यक्ति से माफी मांगूं? क्या ख्याली पुलाव है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो भविष्य में मैं इस क्षेत्र में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? लू ने बिना किसी हिचकिचाहट के साहिल के अनुरोध को सीधे ठुकरा दिया। वह फिर भी साहिल दी इटर्नल से मुश्किल से माफी मांग सकता था। आखिरकार वह गलत था। इसके विपरीत उसके लिए यूनिवर्स रेल्म के किसी व्यक्ति से माफी मांगना असंभव होगा। क्या वह इतना बेशर्म था? मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम माली से माफी नहीं मांगते तो मुझे बल का प्रयोग करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में पछताओगे नहीं। साहिल की बात सुनकर लू हंस पड़ा। पछतावा। अध्याय 1606। क्या उसे लगता है कि वह सिर्फ इसलिए जो चाहे कर सकता है क्योंकि वह एक बिगिनर रूलर रैंकर है?
अगर मैं अभी अपने साथ लाए गए विश्वासपत्रों की रक्षा नहीं कर रहा होता और चिंतित नहीं होता कि वे युद्ध के बाद के प्रभाव से खत्म हो जाएंगे। यह अनिश्चित है कि किसके पास बढ़त होती। क्या मजाक है, तुमने अभी मुझ पर कुछ बढ़त हासिल की है और तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम एक बिगिनर रूलर एंकर के रूप में अजेय हो। मैं तुम्हें बता दूं, कम प्रोफाइल रखना और अपनी सीमाओं को जानना बेहतर है। बहुत अहंकारी मत बनो, अन्यथा। लू साहिल को जोर जोर से डांट रहा था। अभी साहिल ने उसे बेरहमी से पीटा था और अब उसे फिर से धमकी दी जा रही थी। उसके दिल में एक गुस्सा था जिसे वह नहीं जानता था कि कहाँ निकाला जाए। हालांकि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के आसपास के व्यापारिक क्षेत्र में कुछ हद तक प्रसिद्ध था। सामने खड़ा यह बाहरी व्यक्ति उसे सम्मान का कोई संकेत नहीं दे रहा था, इसलिए अगर कुछ हुआ तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। जैसे ही वह बात कर रहा था, लू की आवाज धीमी हो गई। इस समय वह झटके में सामने खड़े साहिल को फटी आंखों से देख रहा था, क्योंकि किसी समय साहिल के हाथ में एक लंबी लाल तलवार दिखाई दी थी। लंबी तलवार डरावनी नहीं थी। डरावनी बात इटर्नल गोल्डन बॉडी के हाथों में मौजूद लंबी तलवार थी। वह कोई साधारण तलवार नहीं थी, यह एक सोल बाउंड वेपन था, एक अमूल्य खजाना। लू इतने सालों से एक बेईमान व्यापारी रहा था, लेकिन उसकी सारी बचत मिलाकर भी एक सोल बाउंड वेपन खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसका लक्ष्य एक दिन अपना खुद का सोल बाउंड वेपन रखना था ताकि उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू सके। सामने वाले बाहरी व्यक्ति के पास वास्तव में एक सोल बाउंड वेपन था और उस तलवार से निकलने वाली ठंडक को देखते हुए यह कोई साधारण सोल बाउंड वेपन नहीं था। एक पल के लिए लू को जलन हुई। वह साहिल के हाथ की तलवार अपने लिए लेना चाहता था। इसके बावजूद जैसे ही यह विचार अंकुरित हो रहा था, लू ने इसे गुस्से में खारिज कर दिया। वह दूसरे पक्ष से केवल एक छोटा पद बड़ा था। हालांकि एक प्रथम श्रेणी का सोल बाउंड वेपन पूरी तरह से इस अंतर को पाट सकता था और उसे मार सकता था। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। जब प्रतिद्वंद्वी ने सोल बाउंड वेपन निकाला तो लू जान गया कि वह हार गया है। भले ही वह दूसरे पक्ष को हरा सके, लू कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा पक्ष एक युवा इटर्नल था और उसके पास एक प्रथम श्रेणी का सोल बाउंड वेपन था। इस प्रकार लू इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि उसके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी। क्या वह शक्तिशाली समर्थन के बिना इतनी कम उम्र में इटर्नल को पार कर सकता है? क्या वह सोल बाउंड वेपन का मालिक हो सकता है जिसे मैं शक्तिशाली समर्थन के बिना इतने सालों के बाद अपनी बचत से भी नहीं खरीद सकता? मैं उसे नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अपमान करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उसके गुस्से को शांत करने का रास्ता सोचना चाहिए। आज मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लू ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। वह इतने सालों तक बेईमान रहने के बाद भी मुसीबत में नहीं पड़ने का कारण ये था कि वह स्थिति को पढ़ना जानता था। वह कभी भी उन लोगों को नाराज नहीं करता था जिन्हें वह नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह दूसरे पक्ष की माफ़ी पाने के लिए कुछ भी करता और कोई भी कीमत चुकाता। आमतौर पर जो लोग स्थिति को समझना जानते थे वे अधिक समय तक जीवित रहते थे। अध्याय 1607। लू अभी भी साहिल को डांट रहा था। हालांकि उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई, जिससे माली और अन्य लोग हैरान रह गए। सभी ने साहिल की ओर देखा और देखा कि साहिल की इटर्नल गोल्डन बॉडी के हाथ में अचानक एक लंबी तलवार दिखाई दी। हालांकि वह आकाशगंगा जहां युंग परिवार स्थित था, स्टार किंगडम में थी, लेकिन ये सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक थी और अपेक्षाकृत गरीब थी। वहां इटर्नल्स नंबर 1 अधिकार थे और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने पहले सोल बाउंड वेपन्स के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसे कभी देखा नहीं था। कहा जाता था कि इस तरह का खजाना इटर्नल्स की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है और रैंकों को छलांग लगाने का प्रभाव प्राप्त कर सकता है। किंवदंती के अनुसार एकमात्र हथियार जो इटर्नल गोल्डन बॉडी द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक इकाई में बदल सकता था वह सोल बाउंड वेपन था। निस्संदेह साहिल के हाथ में मौजूद लंबी तलवार एक सोल बाउंड वेपन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लू साहिल को डांटते हुए अचानक चुप हो गया। पता चला कि साहिल एक सोल बाउंड वेपन का उपयोग कर रहा था। यह एक ऐसा खजाना था जो इसके उपयोगकर्ता को अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की अनुमति दे सकता था। मूल रूप से साहिल के पास पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पूर्ण लाभ था। अब जब उसने सोल बाउंड वेपन निकाल लिया था तो उसके प्रतिद्वंद्वी को निस्संदेह करारी हार का सामना करना पड़ेगा। माली ने साहिल की ओर देखा। इस युवक के चारों ओर बहुत सारे रहस्य हैं। उसके पास सोल बाउंड वेपन जैसे खजाने भी हैं। वह और कौन से रहस्य छिपा रहा है जो मैं नहीं जानती? माली साहिल के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गई और वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी। इस तरह के परिणाम ने उसे अपनी कल्पनाओं में और गहरा डुबो दिया। मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कृपया मत करो। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। एक गलतफहमी, लू हड़बड़ी में चिल्लाया। उसी समय उसने बात करते हुए अपनी इटर्नल गोल्डन बॉडी को छिपा लिया।
अटर्नल गोल्डन बॉडी एक अटर्नल का युद्ध रूप था। इस समय लू को लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे बस इसलिए हटा दिया कि कहीं दूसरा पक्ष गलत न समझ ले और यह न सोचे कि वह अभी भी अपनी तलवार घुमाकर लड़ना चाहता है। यह संभव था कि दूसरा पक्ष वैसा ही करे जैसा उसने बिना किसी शब्द के हमला किया था। अभी लू के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दूसरे पक्ष के हाथ में मौजूद सोलबाउंड वेपन को रोक सके। यदि उसने अभी कमजोरी नहीं दिखाई तो उसके प्रतिद्वंद्वी के कदम उठाने के बाद बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम अभी जिद्दी नहीं थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह असंभव है? अब क्या बात है? साहिल ने अपने हाथ में मौजूद ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड घुमाए और उसे लू की ओर तान दिया। जब लाल लंबी तलवार उसकी ओर तानी गई तो लू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये कौन सी कमबख्त तलवार है? इतनी दूरी से भी मैं अपने चेहरे की ओर बढ़ती हुई ठंडक महसूस कर सकता हूँ। लू ने पहले सोलबाउंड वेपन्स देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को देखा जो कदम उठाने से पहले ही उसके लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। कितना अजेय! ये बच्चा बिल्कुल अजेय है। मैं अंधा था, इसलिए मैंने नहीं पहचाना कि तुम कितने शक्तिशाली थे। इस बार मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। तुम जो भी पूछोगे मैं, लू सर, अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि वह बच्चा विली यहाँ आए और माफी मांगे? मैं उसे अभी अपनी गार्ड यहाँ लाने के लिए कहूंगा। लू कुटिलता से मुस्कुराया। अगर मुझे सही से याद है तो तुमने अभी कहा था कि तुम उस विली नाम के व्यक्ति को नहीं जानते, साहिल ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करें। हम केवल निचले स्तर पर संघर्ष कर रहे लोग हैं। स्टार किंगडम के सीमित संसाधन प्रमुख शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ संसाधन प्राप्त करने का रास्ता खोजना बहुत कठिन है। लू ने अपना सिर हिलाया और लाचारी से कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम संसाधन प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन क्या सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में पहली बार आने वालों को फंसाने के लिए ऐसे अभद्र साधनों का उपयोग करना थोड़ा अनुचित नहीं है? तुम सुधार करना चाहते हो, लेकिन उनका क्या? उनके लिए ये ठीक होगा यदि वे जीवित भी रह सकें। तुम सही कह रहे हो। तुमने आज मुझे एक सबक सिखाया है। मैं भविष्य में इस तरह का काम कभी नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से एक ईमानदार व्यापारी बनूंगा और फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अध्याय 1608। लू के व्यवहार ने साहिल को आश्चर्यचकित कर दिया। जो परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते थे उनसे निपटना सबसे कठिन था। दूसरे पक्ष का व्यवहार बहुत ईमानदार था, इसलिए साहिल खुद को हमला जारी रखने के लिए प्रेरित नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी ताकत समान थी। वे दोनों अटर्नल रेल्म रूलर रैंकर्स थे। अपनी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के साथ भी साहिल के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना अभी भी मुश्किल होगा। चूंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था, इसलिए वह हमला नहीं करेगा ताकि उसे गंभीर परिणामों के साथ न छोड़ दिया जाए। साहिल तो ठीक रहेगा, लेकिन उसे चिंता थी कि यह व्यक्ति माली और अन्य लोगों को निशाना बनाएगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमने आज मुझे संतुष्ट नहीं किया तो तुम परिणाम जानते हो। अपना काम पूरा करने के बाद साहिल ने अपनी एटर्नल गोल्डन बॉडी वापस ले ली और मर्चेंट शिप की छत पर लौट आया। स्वाभाविक रूप से दर्जनों प्रशंसनीय निगाहों ने उसका स्वागत किया। छोटी लड़की पेगी तुरंत दौड़कर आए और साहिल की जांघ पकड़ ली। वह खुशी से चहकी, मिस्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। अब से माँ और मैं हमारी सुरक्षा के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। जब माली ने यह सुना तो वह शर्मा गई। फिर उसने गंभीरता से डांटा, पेगी, तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ आओ और मास्टर साहिल को परेशान मत करो। क्या मैंने तुम्हें हाल ही में बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है? बस इंतज़ार करो और देखो कि मैं बाद में तुमसे कैसे निपटती हूँ। क्या माली वास्तव में वह नहीं चाहती थी जिसका उसकी बेटी ने उल्लेख किया था? इन सभी वर्षों में वह भरोसा करने के लिए एक विश्वसनीय पुरुष खोजना चाहती थी। हालांकि माली आत्मजागरूक थी। साहिल जैसा पुरुष उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता न रखने के लिए बना था। भले ही उसके बच्चे न होते, फिर भी वह साहिल के योग्य नहीं थी। इसके अलावा अब उसकी एक बेटी थी। छोटी लड़की ने माली की ओर व्यथित भाव से देखा। वह अनिच्छा से साहिल की जांघों को छोड़कर माली के पास जाने लगी। हालांकि साहिल ने अचानक उसे उठा लिया। ठीक है माली, वह सिर्फ एक बच्चा है। बच्चों की बातों से कोई नुकसान नहीं होता। साहिल ने छोटी लड़की को गले लगाया और मुस्कुराहट के साथ कहा। भले ही वह एक एटर्नल था, अपने दोस्तों के सामने उसने कभी नखरे नहीं दिखाए। वह भविष्य में एक सेंट बनने पर भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, सब लोग पहले अपने पदों पर वापस जाएं। माली ने समूह को विदा कर दिया। फिर उसने कहा, साहिल, उसकी बात का बुरा मत मानना। पेगी कभी बोलने से पहले नहीं सोचती। ठीक है माली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस समय छोटी लड़की ने फिर से टोकते हुए कहा, माँ, मैंने इसके बारे में सोचा है। आप मेरी सबसे प्यारी व्यक्ति हैं और मिस्टर मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं। वह बहुत शक्तिशाली हैं। जब तक वह भविष्य में हमारी रक्षा करेंगे, हमें कोई परेशान नहीं करेगा। पेगी, माली ने छोटी लड़की को घूर कर देखा।
पैगी इतनी डर गई कि उसने जल्दी से अपना सिर साहिल की छाती पर रख दिया, अपनी माँ की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, ठीक है, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करे, साहिल ने प्यार से कहा। देखो माँ, मिस्टर मान गए, छोटी लड़की ने अपना सिर साहिल की छाती में गड़ाए हुए कहा। साहिल, उसे बहुत ज्यादा मत बिगाड़ो, वह भविष्य में और भी अधिक ढीठ हो जाएगी। ठीक है, वह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए उसे लाड़ प्यार मिलना चाहिए। वैसे माली, अगर वे बाद में माफी मांगने आते हैं तो बस उनसे पैसे वसूलना और कोई दया मत दिखाना। आप कभी नहीं जानते कि इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कितने लोगों को धोखा दिया और कितना बेईमानी का पैसा कमाया। उन्हें भारी भुगतान करने के लिए मजबूर करें। मैं बाद में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। ठीक है, मैं समझ गई, माली ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रतिद्वंद्वी ने लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे साहिल से बहुत डरे हुए थे। इसलिए यदि उनका अनुरोध बहुत अधिक नहीं था तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से सहमत होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद साहिल छोटी लड़की को गोद में लेकर केबिन की ओर चल दिया। माली दंग रहकर साहिल की पीठ को देखती रही। वह बहुत प्यारा था और पैगी को बहुत लाड़ करता था। काश पैगी सच में साहिल की बेटी होती तो उनके 3 लोगों का परिवार। वह दृश्य कल्पना करने के लिए बहुत सुंदर होगा। अध्याय 1609, सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का उत्तर पश्चिम। एक मर्चेंट शिप धीरे धीरे आकाश में आगे बढ़ रही थी। ये यूंग परिवार का मर्चेंट शिप था जहां साहिल था। लू विली को माफी मांगने के लिए लाया, लेकिन साहिल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और माली को सब कुछ संभालने दिया। बाद में माली साहिल के पास स्थिति की रिपोर्ट करने आए, लेकिन साहिल ने भी मना कर दिया। वह माली को सारे लाभ रखने देगा क्योंकि उसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी। मर्चेंट शिप व्यापारिक क्षेत्र की ओर बढ़ती रही। जैसे जैसे वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, आसपास और भी मर्चेंट शिप्स जमा हो गए। हालांकि हर कोई बिना किसी संचार के अपने रास्ते जा रहा था। वास्तव में जब साहिल और लू ने लड़ने के लिए इटर्नल गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल किया तो आसपास के कई मर्चेंट शिप्स ने इसे महसूस किया। हालांकि उनमें से कोई भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ। हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां थीं, तो कौन देखने आता। यदि वे इटर्नल्स की लड़ाई से प्रभावित होते तो परिणाम विनाशकारी होते। भले ही वह एक मर्चेंट शिप हो जिसका प्रभारी एक इटर्नल हो, फिर भी वे किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मजे में शामिल होने नहीं आते थे। इस प्रकार लगभग सभी मर्चेंट शिप्स ने साहिल की लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। 5 दिन बाद, मिस हम यहाँ हैं, कोई उत्साह से चिल्लाया। माली ये सुनकर तुरंत नियंत्रण कक्ष में गई। जैसे ही उसने मर्चेंट शिप के नियंत्रण कक्ष से देखा, उसने देखा कि नीचे वास्तव में एक विशाल इमारत परिसर था। कम ऊंचाई पर विभिन्न छोटे वाहन भी उड़ रहे थे। उस ऊंचाई से भी जहां मर्चेंट शिप स्थित था, उनकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। यह व्यापार क्षेत्र बहुत बड़ा था और यह अंतहीन लग रहा था। आकाश में कई मर्चेंट शिप्स ने अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। उनकी मंजिल भी यही बड़ा व्यापार क्षेत्र था। चलो उतरते हैं, माली भी उत्साह से चिल्लाए। वे आखिरकार उस बड़े व्यापारिक क्षेत्र में पहुंच गए थे जिसका उल्लेख रेमी ने किया था। यहाँ वह मर्चेंट शिप पर मौजूद सभी कच्चे अयस्कों को पैसे के बदले दे सकती थी। उसे अब लूटे जाने की चिंता नहीं करनी होगी। हालांकि उसके पास साहिल एक इटर्नल था, इसलिए उनके लूटे जाने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी जब तक पैसा उसकी जेब में नहीं होता, वह सुरक्षित महसूस नहीं करती। जी मिस। मर्चेंट शिप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में सैकड़ों हजारों व्यापारिक क्षेत्र थे, बड़े और छोटे, और वे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के हर कोने में बिखरे हुए थे। इन व्यापारिक क्षेत्रों को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। छोटे से बड़े तक वे छोटे व्यापारिक क्षेत्र, मध्यम व्यापारिक क्षेत्र, बड़े व्यापारिक क्षेत्र और सुपर बड़े व्यापारिक क्षेत्र थे। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में केवल 5 सुपर बड़े व्यापारिक क्षेत्र थे, 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक और आखिरी केंद्र में। दूसरी ओर कई बड़े व्यापारिक क्षेत्र थे। हालांकि उनमें से अधिकांश छोटे व्यापारिक क्षेत्र थे जो उपलब्ध व्यापारिक स्थान का 98% से अधिक हिस्सा थे। साहिल और अन्य लोग जिस व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचे थे वह एक बड़ा क्षेत्र था। केवल एक बड़े व्यापारिक क्षेत्र में ट्रेजर ट्रोव जैसी बड़ी व्यापारिक कंपनियों का मुख्यालय था। मध्यम व्यापारिक क्षेत्र और छोटे व्यापारिक क्षेत्र दोनों में केवल शाखाएं थीं। शाखाओं में कोई ठगा नहीं जाता था क्योंकि ट्रेजर ट्रोव जैसी बड़ी व्यापारिक कंपनी के कर्मचारियों के लिए सख्त मांगें होती थीं, चाहे वह मुख्यालय हो या शाखाएं, ताकि उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित न हो। हालांकि शाखाओं में मूल्यांकन सीमित थे, इसलिए वे कभी कभी किसी वस्तु के मूल्य का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। इसलिए हर कोई आमतौर पर बड़े प्रशिक्षण क्षेत्रों को पसंद करता था। रेमी ने शुरुआत में यही सिफारिश की थी। कुछ छोटे व्यापारिक क्षेत्र और मध्यम व्यापारिक क्षेत्र करीब थे, लेकिन रेमी ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि रेमी को उस समय पता नहीं था कि माली की एक बेटी है।
यदि उसे पता होता तो वह माली की मदद करने में इतनी मेहनत नहीं करता। अध्याय 1610। मर्चेंट शिप कम ऊंचाई पर उतरा और तुरंत एक जहाज पास आया। उसके अंदर से एक युवक की आवाज आई, नमस्ते, मैं इस बड़े व्यापार क्षेत्र का नेविगेटर हूँ। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो बस मुझसे पूछें, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरे पक्ष के जहाज पर सेंट्रल शब्द खुदा हुआ देखकर माली को राहत महसूस हुई। यदि वे विली की तरह एक और धोखेबाज होते तो उनके जहाज पर सेंट्रल शब्द नहीं होता। ये परिवहन का एक साधन था जिसे केवल सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी ही चला सकते थे। उनका रूप धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने पर निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ किसी ने भी सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के अधिकार का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद मेरे प्रभु, हम ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, माली ने विनम्रता से पूछा। माम, मुझे वैसा मत बुलाए। मैं बस एक छोटा नाविक हूँ और मैं उस नाम के योग्य नहीं हूँ। मैं इसका हकदार नहीं हूँ और अगर मेरे वरिष्ठ ने ये सुन लिया तो मुझे सजा दी जाएगी। दूसरा पक्ष तुरंत घबरा गया और बोला, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको बस अपना छोटा दोस्त कहूंगी। माली ने कुछ देर सोचा, फिर अपने शब्द बदल दिए। ठीक है माम, आप यहाँ सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में पहली बार आए हैं, है ना? हाँ, हम वाकई पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की यात्रा कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं। अगर आप ट्रेजर ट्रोव जाना चाहती हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। तो आपके समय के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। आप बहुत विनम्र हैं माम। मेरा काम यहाँ व्यापार करने आने वाले सभी लोगों की सेवा करना है ताकि आप खुशी खुशी आएं और वापस जाएं। कृपया मेरे साथ आएं। वैसे इसमें मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा? माली पूछे बिना नहीं रह सकी। विली के साथ अपने पिछले अनुभव के कारण वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी कि कहीं उसे ठगा न जाए। अब जब वह यहाँ थी, माली गाइड के बिना भी ट्रेजर ट्रोव का मुख्यालय ढूंढ सकती थी, लेकिन इसमें समय लगता। वह इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। माम, आपने गलत समझा। हम कोई शुल्क नहीं लेते। मैं समझ गई। धन्यवाद मेरे दोस्त। मर्चेंट शिप ने पूरे रास्ते नाविक का पीछा किया और उन्हें एक विशाल मैनर के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जागीर के साइन बोर्ड पर ट्रेजर ट्रोव शब्द लिखे थे। जब वे यहाँ पहुंचे तो नाविक ने विदा ली। उनकी जिम्मेदारियां ट्रेजर ट्रोव की एक महिला ने संभाल लीं। मर्चेंट शिप के जागीर के अंदर पार्क करने की व्यवस्था की गई थी। साहिल और माली ट्रेजर ट्रोव के प्रबंधक से मिलने के लिए उतरे। माली सौदे पर चर्चा करने जा रही थी और साहिल ये पूछने जा रहा था कि क्या ट्रेजर ट्रोव जल्द ही नीलामी आयोजित करेगा। ये वर्तमान में साहिल की सबसे बड़ी चिंता थी। यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह कम समय में अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। दोनों को एक कमरे में लाया गया और एक वृद्ध व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। वृद्ध के पास एक नकाबपोश युवती खड़ी थी। हालांकि साहिल और माली महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके शरीर को देखते हुए वे पुष्टि कर सकते थे कि वह आश्चर्यजनक थी। जिस क्षण उसने वृद्ध व्यक्ति को देखा, साहिल ने उससे शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। हालांकि वृद्ध व्यक्ति ने इसे जानबूझकर नहीं दिखाया, लेकिन साहिल की गहरी इंद्रियों ने इसे पहचान लिया। इस वृद्ध व्यक्ति की ऊर्जा सेलेस्ट से बहुत कम नहीं थी। वह एक सॉवरन रैंकर है। नकाबपोश महिला की ताकत भी कम नहीं है। वह निश्चित रूप से लू से कमतर नहीं है, जिससे मैंने अभी लड़ाई की थी। मुख्य बात यह है कि यह महिला भी युवा है। साहिल ने अपनी मन की शक्ति को छिपा लिया। सॉवरन रैंकर्स मन की शक्ति विकसित कर सकते थे, इसलिए यदि वृद्ध व्यक्ति को पता चल जाता कि साहिल के पास मन की शक्ति है तो ये परेशानी वाली बात होती। अभी वह सॉवरन रैंकर्स का मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं था। अध्याय 1611। कृपया बैठ जाए मेरे अतिथियों, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। आप बहुत दयालु हैं सर, माली ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर वह साहिल के साथ बैठ गई। नकाबपोश महिला ने उन दोनों के लिए एक एक कप चाय डाली। उसके व्यवहार ने साहिल को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ट्रेजर ट्रोव इतना भव्य है? वे अपने अतिथियों की सेवा के लिए एक मिड रूलर रैंकर को भी कहते हैं। साथ ही वह बहुत युवा भी है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ खरीदने आए हैं या बेचने? चाय का एक कप पीने के बाद वृद्ध व्यक्ति ने पूछना जारी रखा। सर, मैं ट्रेजर ट्रोव को कुछ सामान बेचना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? माली ने वापस पूछा। मिस, आप मजा किया हैं। जब तक वह मूल्यवान है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ट्रेजर ट्रोव स्वीकार नहीं करेगा, वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। तो मैं आपकी ट्रेडिंग कंपनी को कुछ औज बेचना चाहती हूँ। कौन से औज? हथियारों को परिष्कृत करने के लिए औज। रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक औज। ओह, रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक औज। कितने? पूरे जहाज का माल लगभग 3 मिलियन किलोग्राम है। रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक औज के बाजार मूल्य के अनुसार 1 किलोग्राम की कीमत 1900 से 2000 $, तक होती है।
चूंकि आपके पास 3 मिलियन किलोग्राम है तो मैं आपको बाजार में सबसे अधिक कीमत दूंगा जो कि $2000 प्रति किलोग्राम है। इसलिए 3 मिलियन किलोग्राम की कीमत $6 बिलियन होगी। आपको क्या लगता है? वृद्ध व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। $6 बिलियन। माली हक्का बक्का रह गई। अगर वह ग्रीन अपोलो की उन बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज को 3 मिलियन किलोग्राम रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक और बेचती तो उनकी कीमत केवल 2 से 300 मिलियन $100 होती। उसने सोचा था कि अगर उन्हें सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट भेजा गया तो वे अधिक मूल्यवान होंगे और उसे 1-2 बिलियन मिल सकते हैं। हालांकि उसने उनके 20 गुना अधिक मूल्यवान होने की उम्मीद नहीं की थी। $6 बिलियन। बिचौलिए का मुनाफा कितना अधिक था? बेशक उच्च मुनाफे के साथ उच्च जोखिम भी आते थे। अगर वे सावधान नहीं होते तो न केवल सामान की डिलीवरी नहीं होती बल्कि वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। अगर वे साहिल से नहीं मिले होते तो उनका मर्चेंट शिप बहुत पहले ही अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया गया होता। अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता तो माली सैकड़ों गुना मुनाफे के बावजूद इसे दोबारा नहीं करना चाहती। जब वृद्ध व्यक्ति ने माली को चुप रहते देखा तो उसने कहा, क्यों? क्या आपको लगता है कि कीमत बहुत कम है? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ट्रेजर ट्रोव द्वारा दी गई कीमत निश्चित रूप से उच्चतम है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बेचने या न बेचने का निर्णय लेने से पहले बाहर जाकर पूछ सकती हैं। माली वृद्ध व्यक्ति की आवाज़ से वापस आ गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझा। मैं कुछ और सोच रही थी और मेरा दिमाग भटक गया था। मुझे बाहर जाकर आगे जांच करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें ट्रेजर ट्रोव को बेचने का फैसला किया है। कीमत के बारे में क्या कोई आपत्ति? नहीं। माली ने बार बार अपना सिर हिलाया। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। यकीनन ये बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हैं और वे अपने ग्राहकों के साथ सीधे व्यवहार करती हैं। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं किसी से आपके साथ सामान का निरीक्षण करवाऊंगा। यदि सामान के साथ कोई समस्या नहीं है तो हम इस कीमत पर व्यापार करेंगे। ठीक है, चिंता न करें सर, जो सामान मैं लाई हूं उसकी गुणवत्ता शीर्ष स्तर की है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, माली ने आश्वासन दिया। वह उस सामान में मिलावट क्यों करेगी जिसे उसने 1,80,000 ब्रह्मांडीय किलोमीटर दूर तक पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी? क्या वह अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही होगी? तो हमारा सहयोग सुखद रहे। अगली बार जब आपके पास कुछ अच्छा हो तो आपको उसे हमें ही बेचना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी पारखी नज़र थी। यह एक नज़र में स्पष्ट था कि उनके सामने मौजूद 2 लोग पहली बार सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की यात्रा कर रहे थे। साथ ही वे बहुत दूर से आए थे और यह अज्ञात था कि वे स्टार किंगडम के किस कोने से आए थे। इसलिए उसे इन लोगों द्वारा भेजे गए सामान की गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 1612। फिर भी भले ही मामला ऐसा ही था, उन्हें मानक प्रक्रिया का भी पालन करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने फिर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सामान का निरीक्षण करने के लिए बुलाया। इस समय साहिल ने अचानक कहा, माली, तुम्हें पहले जाना चाहिए। मुझे किसी चीज़ का ध्यान रखना है। मैं बाद में आऊँगा। ठीक है। माली ने ऐसा कहने के बाद सामान का निरीक्षण करने के लिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ले लिया। अब कमरे में केवल साहिल, वृद्ध व्यक्ति और नकाबपोश महिला ही बचे थे। वृद्ध व्यक्ति और नकाबपोश महिला ने साहिल को उत्सुकता से देखा। वे नहीं जानते थे कि वह पीछे क्यों रुक गया था। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रेजर ट्रोव में कोई आगामी ऑक्शंस होने वाली हैं? साहिल ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। ऑक्शन? क्या आप किसी ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने संदेहास्पद होकर पूछा। हाँ, बड़े ट्रेड जोन में काफ़ी सारे ऑक्शंस होने चाहिए। यदि आप किसी में भाग लेना चाहते हैं तो आप बाहर जाकर उन छोटी ट्रेडिंग कंपनी से पूछ सकते हैं। सर, आपने गलत समझा। मैं ट्रेजर ट्रोव के स्तर की ट्रेडिंग कंपनीज द्वारा आयोजित ऑक्शन में भाग लेना चाहता हूं, न कि उन छोटी ट्रेडिंग कंपनीज में। बेटे, मैं समझ सकता हूं कि आप अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ट्रेजर ट्रोव के ऑक्शंस में हर वस्तु की कीमत आसमान छूती है। पूरे सम्मान के साथ, रॉ न्यूक्लियर मैग्नेटिक ऑज बेचकर आपको मिले $6 बिलियन कुछ भी नहीं हैं। ऑक्शन की चीजें सभी दसियों बिलियन $, से शुरू होती हैं, वृद्ध व्यक्ति ने समझाया। उसने सोचा कि साहिल स्टार किंगडम में कहीं दूर से आया है और वह अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक बड़े ऑक्शन में भाग लेना चाहता है। दुर्भाग्य से हर कोई उन कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता था। जो भाग ले सकते थे वे सभी स्टार किंगडम की प्रमुख शक्तियों के उत्तराधिकारी या प्रवक्ता थे। इस समय साहिल थोड़ा उत्साहित था। हर चीज़ दसियों बिलियन $, से शुरू होती है। वे सभी लैविश पॉइंट्स हैं। अगर मैं साधारण सामानों से सैकड़ों लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं बेहतर सामानों के लिए सैकड़ों या हजारों लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूं? यहां तक कि लापरवाही से कुछ खरीदने से भी उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी।
साहिल ने अपने दिल के उत्साह को दबाया और कहा, सर, मैं बिल्कुल इसी तरह के ऑक्शन में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे वहाँ वह मिल सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा माली और मैं साथ नहीं हैं, हम बस रास्ते में मिले थे। चूंकि हमारा गंतव्य सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट है, इसलिए हमने साथ आने का फैसला किया। साथ नहीं। वृद्ध व्यक्ति ने यह सुनने के बाद साहिल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। साहिल का बारीकी से निरीक्षण करने से पहले उसने तटस्थ महसूस किया था, लेकिन जब उसने बाद वाले की जांच की तो वह चौंक गया। वह अपने सामने मौजूद इस व्यक्ति को आर पार नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल के शरीर के चारों ओर कोहरे की एक परत मजबूती से लिपटी हुई है, जो उसे कुछ भी प्रकट करने से रोक रही है। वृद्ध व्यक्ति एक शक्तिशाली एटर्नल रेल्म में सॉवरन रैंक का था, लेकिन वह एक युवक को आर पार नहीं देख सका। ये बच्चा साधारण नहीं था। मैं बहुत लापरवाह था। मेरा नाम एल्मा विटलॉक है। तुम्हारा नाम क्या है, बेटे? वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। ओल्ड मास्टर विटलॉक, आप बहुत विनम्र हैं। मेरा नाम साहिल खुराना है, साहिल ने उत्तर दिया। ओह साहिल, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। ट्रेजर ट्रोव सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह हमारे पास है। तुम्हें ऑक्शन में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, एल्मा ने कहा। मैं क्या खरीदना चाहता हूँ? साहिल इस सवाल से चकित रह गया। उसे नहीं पता था कि वह क्या खरीदना चाहता है। वह बस कुछ पैसे खर्च करना चाहता था। वह जो कुछ भी महंगा होगा उसे खरीदेगा। यदि एल्मा चाहता कि वह नाम बताए कि वह क्या खरीदना चाहता है, तो साहिल ऐसा नहीं कर पाएगा। वह अभी स्टार किंगडम आया था, इसलिए वह इस जगह को नहीं समझता था और उसे नहीं पता था कि यहाँ उपलब्ध सबसे महंगी चीज़ क्या थी। हालांकि चूंकि एल्मा ने उससे पूछा था, इसलिए यदि उसने उत्तर नहीं दिया तो यह अनुचित लगता। साहिल को अपनी संपत्ति दिखानी थी, यदि नहीं तो दूसरा पक्ष उसे बड़े ऑक्शंस में भाग लेने की अनुमति कैसे दे सकता था। अध्याय 1613। साहिल नहीं जानता था कि स्टार किंगडम में क्या महंगा है, लेकिन वह जानता था कि एक चीज़ ऐसी थी जो निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। उसके पास भी एक था। वह सोलबाउंड वेपन था जिसे एटर्नल गोल्डन बॉडी द्वारा एटर्नल्स की युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता था। साहिल ने अमाडी को पहले कहते सुना था कि स्टार किंगडम में भी सोलबाउंड वेपन्स एक दुर्लभ विशिष्ट खजाना थे। पूरे स्टार किंगडम में कम से कम 80% एटर्नल्स के पास सोलबाउंड वेपन्स नहीं थे। ये स्पष्ट था कि यह चीज़ कितनी कीमती थी। उस बेईमान व्यापारी लू के पास यह नहीं था, अन्यथा साहिल के सोलबाउंड वेपन निकालते ही उसने हार स्वीकार नहीं की होती। ओल्ड मास्टर विटलॉक, मुझे एक सोलबाउंड वेपन चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास ट्रेजर ट्रोव में वे हैं। साहिल ने पूछा। तुम एक सोलबाउंड वेपन खरीदना चाहते हो? एल्मा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, न केवल सोलबाउंड वेपन्स, बल्कि मैं कई खजाने भी खरीदना चाहता हूँ। एक सोलबाउंड वेपन उनमें से केवल एक है, साहिल ने उत्तर दिया। एल्मा उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या उसने कहा कि वह कई खजाने खरीदना चाहता है और एक सोलबाउंड वेपन उन चीज़ों में से सिर्फ एक है जिसे वह लक्षित कर रहा है? ये बच्चा कौन से खजाने खरीदना चाहता है? क्या वे सभी सोलबाउंड वेपन के समान स्तर पर हैं? बेशक, ट्रेजर ट्रोव के पास सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में वे खजाने थे जो सोलबाउंड वेपन्स के समान स्तर पर थे। इसके अलावा उनके पास उनमें से बहुत सारे थे। हालांकि वे उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकालेंगे और निजी तौर पर नहीं बेचेंगे। वे उनमें से कुछ को केवल बड़े ऑक्शंस के दौरान ही बाहर निकालेंगे। वे हथियारों को केवल उच्च कीमत पर ही बेच सकते थे यदि अमीर लोग ऑक्शंस के दौरान उनके लिए लड़ते। अधिकांश हथियार मूल्य से बहुत अधिक पर बिकेंगे। कभी कभी उनकी कीमत दोगुनी भी हो सकती है। साथ ही ये ट्रेडिंग कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा सकता है। इससे एक तीर से दो निशाने सधेंगे। ट्रेडिंग कंपनी हथियारों को सीधे बेचकर ऐसा प्रभाव हासिल नहीं कर पाएगी। इसलिए सामान्य खजाने केवल ऑक्शंस में ही खरीदे जा सकते थे। हालांकि एल्मा को लगा कि साहिल साधारण नहीं था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष अपना मुंह खोलते ही सोलबाउंड वेपन के समान स्तर का खजाना खरीद लेगा। ऐसा लग रहा था कि उसने साहिल को कम आंका था। नकाबपोश महिला बिना एक शब्द बोले एक तरफ खड़ी थी, लेकिन इस क्षण उसकी आंखों में भी आश्चर्य की झलक थी। साहिल इतनी कम उम्र में सोलबाउंड वेपन जैसा खजाना खरीद सकता था और उसे सिर्फ एक ही नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि वह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति से था और उसकी स्थिति काफी उच्च थी। साहिल, एक सोलबाउंड वेपन सस्ता नहीं है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम इसे खरीदना चाहते हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एल्मा ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, ओल्ड मास्टर विटलॉक, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप बेचने के लिए तैयार हैं, आप जो चाहें वह कीमत मांग सकते हैं और मैं बातचीत नहीं करूंगा, साहिल ने भी गंभीरता से उत्तर दिया। साहिल के भाव देखकर एल्मा को यकीन हो गया कि वह मजाक नहीं कर रहा है। फिर उसने सवाल बदला और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां से हो?
साहिल जानता था कि दूसरा पक्ष उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ कर रहा है। वह देखना चाहता था कि क्या साहिल के पास सोल बाउंड वेपन खरीदने की क्षमता है। हालांकि साहिल नहीं जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। वह सच नहीं बता सकता था। यदि एल्मा को वास्तविक स्थिति और उसके लेवल 3 सिविलाइजेशन से होने के बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल देता। मौके पर ही कोई कहानी बनाना भी अवास्तविक था। दूसरा पक्ष सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक था। उनका नेटवर्क बहुत विशाल होगा और वे केवल आसपास पूछकर ही जान जाएंगे कि साहिल झूठ बोल रहा है या नहीं। साहिल ने कुछ देर सोचा और लगा कि वह इस प्रश्न का उत्तर केवल स्पष्ट रूप से ही दे सकता है। केवल इसी तरह से वह दूसरे पक्ष को अस्थायी रूप से शांत कर सकता था और बड़े ऑक्शन में भाग लेने की अनुमति प्राप्त कर सकता था। ओल्ड मास्टर विटलॉक, मैं जानता हूं कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। मेरी कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है और मैंने हमेशा अपने मास्टर के साथ अभ्यास किया है। मुझे हाल ही में अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए छोड़ा गया था। जहां तक मेरे मास्टर कहाँ हैं, मुझे खेद है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, साहिल ने उत्तर दिया। अध्याय 1614। एल्मा ने साहिल को घूरा। वह साहिल के भाव या भावना से कुछ पढ़ना चाहता था। हालांकि साहिल का प्रदर्शन लगभग उत्तम था। उसने कुछ देर निरीक्षण किया लेकिन उसे कोई खामी बिल्कुल नहीं मिली। साहिल ने कहा कि वह पूरे समय अपने मास्टर के साथ अभ्यास कर रहा था। इस कथन की प्रामाणिकता निर्धारित करना आसान नहीं था। स्टार किंगडम में कुछ ऐसे आंकड़े थे जो मास्टर्स की एक लंबी कतार से आते थे, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे। यहां तक कि ट्रेजर ट्रोव का विशाल सूचना नेटवर्क भी केवल 2 या 3 व्यक्तियों के बारे में जानता था। साहिल, क्या तुम मुझे अपने मास्टर का नाम बता सकते हो? मैं उन्हें भी जान सकता हूं, एल्मा ने पूछना जारी रखा। ओल्ड मास्टर विटलॉक, मुझे खेद है। मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। मुझे उनका नाम तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह मेरा अंतिम उपाय न हो या यदि मैं जीवन या मृत्यु के संकटपूर्ण क्षण में न हूं। अन्यथा मुझे दंडित किया जाएगा। साहिल ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। उसकी बातों ने एल्मा को सोच में डाल दिया। वह अपने मास्टर का नाम तब तक नहीं ले सकता जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो या जीवन और मृत्यु की स्थिति न हो। इस वाक्य में बहुत गहरा अर्थ छिपा था। क्या इसका मतलब यह है कि एक बार जब साहिल जीवन मृत्यु के संकट का सामना करता है तो उसके मास्टर का नाम लेते ही इसका समाधान हो जाएगा? ऐसा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको कितनी ताकत और प्रसिद्धि की आवश्यकता है? यहां तक कि प्री सेंट्स भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या वे करेंगे? क्या इस बच्चे का मास्टर सेंट रेल्म में ट्रू सेंट रैंक से ऊपर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति है? असंभव। स्टार किंगडम में एक ट्रू सेंट और उससे ऊपर के लोगों के पास पूर्ण शक्ति होती है। स्टार किंगडम में उनमें से बहुत से नहीं हैं। बेशक हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ अंधेरे में छिपे हुए हैं और खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि ऐसा है तो साहिल अब तक का सबसे विशिष्ट अतिथि होगा जिसे मैंने कभी प्राप्त किया है। वह एक ट्रू सेंट का एकमात्र शिष्य हो सकता है। स्टार किंगडम में ऐसा व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है, यहां तक कि मानवता के खिलाफ अपराध करने या सेक्रेड सेंट का अपमान करने तक जा सकता है। मैं अब इस बच्चे को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह सच हो या न हो। यदि यह सच निकलता है तो यदि मैं उसे नाराज करता हूं तो ट्रेजर ट्रोव भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि मुझे अभी भी सावधानी से सोचना होगा कि साहिल ने जो कहा वह सच है या नहीं और मैं सीमा पार नहीं कर सकता। यदि यह झूठ निकला तो यह बहुत शर्मनाक होगा। एल्मा वास्तव में अपने दिल में कुछ हद तक साहिल पर विश्वास करता था। इसका मुख्य कारण यह था कि वह वास्तव में इस युवक के आर पार नहीं देख पा रहा था। वह एक मिड सॉवरन रैंक का था। वह कई वर्षों से ट्रेजर ट्रोव में था और उसने कई प्रकार के अनगिनत अतिथियों को प्राप्त किया था। इसलिए उसने पहले ही पार की आंखों की एक जोड़ी विकसित कर ली थी। स्टार किंगडम में बहुत कम युवा थे जिन्हें वह आर पार नहीं देख सकता था। उनमें से प्रत्येक स्टार किंगडम में एक शीर्ष प्रतिभा था और उन सभी के पीछे महाशक्तिशाली शक्तियों का समर्थन था। यदि साहिल उनके साथ खड़ा हो सकता था तो उसे बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए, भले ही वह सच न बोल रहा हो। नकाबपोश महिला ने भी साहिल को उत्सुकता से देखा। वह एल्मा जितनी मजबूत नहीं थी और न ही वह उसके जितनी पारखी थी। हालांकि जब समझ की बात आई तो उसे कोई समस्या नहीं थी। साहिल स्पष्ट रूप से कह रहा था कि उसके मास्टर बहुत शक्तिशाली थे। जब तक साहिल उनका नाम लेता, स्टार किंगडम में किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता था। कोई भी जो ऐसा कर सकता था वह निश्चित रूप से सेंट रेल्म में था और वे एक साधारण सेंट भी नहीं हो सकते थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के शिष्य ने स्वाभाविक रूप से उसकी जिज्ञासा जगा दी। अध्याय 1615। मैं समझ गया। चूंकि तुमने ये कह दिया है इसलिए मैं और कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन यदि तुम सोल बाउंड वेपन्स खरीदना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम नहीं खरीद सकते। हालांकि वे अभी मेरे पास हैं, मैं उन्हें तुम्हें नहीं बेच सकता। एल्मा ने धीरे से कहा। क्यों नहीं? साहिल ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा।
क्योंकि सबसे निचले स्तर का सोल बाउंड वेपन भी एक खजाना है। स्टार किंगडम में 80% से अधिक इटर्नल्स के पास सोल बाउंड वेपन्स नहीं हैं और उनमें से कई के पास अपने पूरे जीवन में एक भी नहीं होगा। ऐसे खजाने केवल ऑक्शंस में ही मिल सकते हैं। वे न केवल उच्च कीमत पर बिकेंगे बल्कि वे कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। यदि तुम सोल बाउंड वेपन खरीदना चाहते हो तो तुम केवल ऑक्शन में ही जा सकते हो। एक सामान्य ऑक्शन में कोई सोल बाउंड वेपन्स नहीं होने चाहिए, है ना? बिल्कुल, सोल बाउंड वेपन्स के समान स्तर के खजाने केवल बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज द्वारा आयोजित ऑक्शंस में ही दिखाई देंगे। हालांकि ये पूर्ण नहीं है। कुछ छोटी ट्रेडिंग कंपनीज ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त रूप से ऑक्शंस आयोजित करेंगी और वहां भी सोल बाउंड वेपन्स बेचे जा सकते हैं। क्या ट्रेजर ट्रोव कोई आगामी ऑक्शंस आयोजित कर रहा है? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। जैसे ही उसने सुना कि ट्रेजर ट्रोव में एक ऑक्शन है, साहिल को तुरंत दिलचस्पी हो गई और उसने पूछा, ये कहाँ आयोजित होने वाला है? पश्चिम में सुपर बड़े ट्रेड जोन में। ट्रेजर ट्रोव का वास्तविक मुख्यालय वहीं है। शीघ्र ही वहां एक बड़े पैमाने का ऑक्शन आयोजित किया जाएगा और वहां कई खजाने बेचे जाएंगे। इस ऑक्शन में निम्न स्तरीय सोल बाउंड वेपन्स को केवल औसत माना जा सकता है, एल्मा ने गर्व से कहा। ट्रेजर ट्रोव में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में एल्मा को स्वाभाविक रूप से ट्रेजर ट्रोव की ताकत पर गर्व होगा। साहिल तुरंत उत्साहित हो गया। एक निम्न स्तरीय सोल बाउंड वेपन को केवल औसत माना जा सकता है, यानी कि सोल बाउंड वेपन से भी अधिक उन्नत खजाने हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अधिक पैसा खर्च कर सकता हूं और अधिक लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता हूं? साहिल ने अभी सेंट रेल्म में जाने के बारे में नहीं सोचा। उसे पहले अपनी ताकत सॉवरन रैंक तक बढ़ानी थी। उस तरह दूसरों द्वारा उसे महत्व दिया जाएगा। उसकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कम थी और वह युवा था, इसलिए लोगों को उसकी बातों पर विश्वास दिलाना मुश्किल होगा। ओल्ड मास्टर विटलॉक, क्या मेरे लिए इस ऑक्शन में भाग लेना संभव है? साहिल ने उम्मीद के साथ पूछा। क्षमा करें साहिल, ऑक्शन के निमंत्रण 3 महीने पहले भेजे गए थे और वे सभी सीटों की संख्या के अनुसार आवंटित किए गए थे। तुम बहुत देर से आए हो। यदि तुम पहले आते तो मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक प्राप्त कर सकता था, एल्मा ने माफी मांगते हुए कहा। ये ठीक है ओल्ड मास्टर विटलॉक, जब तक मैं ऑक्शन में प्रवेश कर सकता हूँ मैं खड़ा रह सकता हूँ और मुझे सीट की जरूरत नहीं है, साहिल ने जल्दी से कहा। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके पास सीट है या नहीं। जब तक वह ऑक्शन स्थल में प्रवेश कर सकता था और बोली में भाग ले सकता था, भले ही उसे घुटने टेकने के लिए कहा जाता, साहिल शायद सहमत हो जाता। खड़े होने की तो बात ही छोड़ दें। साहिल कभी भी इरिडेसेंट सेक्ट में नेक का सामना करते समय शक्तिहीनता और अपनी इच्छा से हेरफेर किए जाने के एहसास को दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता था। यह अपग्रेड इससे उबरने का पहला कदम था। जब तक वह इस बार ऑक्शन में सफलतापूर्वक भाग ले सकता था, वह अपनी ताकत सॉवरन रैंक तक बढ़ा सकता था। अगला, उसे इस बारे में विचार करना चाहिए कि अधिक लैविश पॉइंट्स कैसे प्राप्त करें और सेंट रेल्म तक कैसे पहुंचें। साहिल, जो ऑक्शन में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी स्टार किंगडम की प्रमुख हस्तियां हैं। ट्रेडिंग कंपनीज के लिए हमारे अतिथियों को खड़ा रखना असंभव है। ये ट्रेजर ट्रोव को अज्ञानी दिखाएगा और यदि यह बात फैल गई तो इससे हमारी बदनामी होगी। एल्मा ने मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। वह सही था। जिन्हें निमंत्रण मिल सकता था और वे इतने बड़े ऑक्शन के स्थल में प्रवेश कर सकते थे, वे साधारण नहीं थे। भले ही साहिल को परवाह नहीं थी, एल्मा उसे अंदर जाकर खड़े होने की अनुमति नहीं देगा। अन्यथा यदि बात बाहर निकल गई तो ट्रेजर ट्रोव का निश्चित रूप से अन्य ट्रेडिंग कंपनीज द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा। इसके अलावा भले ही एल्मा चाहता कि साहिल प्रवेश करे, मुख्यालय के लोग इसकी अनुमति नहीं देंगे। यदि उसके पास निमंत्रण नहीं होता तो वह अंदर नहीं जा पाता। ओल्ड मास्टर विटलॉक, यह ऑक्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप मुझे अंदर जाने देते हैं, मैं साहिल खुराना आपका एहसानमंद रहूंगा और मैं भविष्य में आपके लिए एक बड़ा इनाम तैयार रखूंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। ऑक्शन में उसकी भागीदारी सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी थी कि क्या वह जल्दी से सॉवरन रैंकर बन सकता है। साहिल के लिए अब समय बहुत महत्वपूर्ण था। अध्याय 1616। इसलिए उसे ध्यान देना पड़ा। जब तक एल्मा उसे ऑक्शन में ले जा सकता था तब तक वह अपनी बात का पक्का रहेगा। भले ही वह भविष्य में एक सेंट बन जाए, फिर भी वह एल्मा का एहसानमंद रहेगा। एल्मा को शायद इस समय कोई अंदाजा नहीं था। यदि वह अभी साहिल को अस्वीकार करता है तो वह एक सेंट या उससे भी उच्च क्षेत्र के किसी व्यक्ति के एहसान को अस्वीकार कर रहा होगा। यह एहसान उसके समृद्ध होने और एक ऐसा अस्तित्व बनने के लिए पर्याप्त था जिससे स्टार किंगडम में कोई भी उलझने की हिम्मत न करे। साहिल, मुझे खेद है, सभी निमंत्रण भेजे जा चुके हैं और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एल्मा ने आखिरकार लाचारी से कहा। सच कहूं तो अगर उन्होंने निमंत्रण भेजना खत्म नहीं किया होता तो वह साहिल की मदद करने के लिए एक निमंत्रण प्राप्त करना पसंद करता। वह देखना चाहता था कि साहिल ने जो कहा वह सच है या नहीं और क्या वह एक ट्रू सेंट का शिष्य है और भविष्य में एक सेंट भी बनेगा।
हालांकि सभी निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे और वह साहिल की मदद नहीं कर सकता था भले ही वह चाहता। ओल्ड मास्टर विटलॉक, क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते? साहिल ने निराश होकर पूछा। यदि वह ऑक्शन में भाग नहीं ले सका तो वह केवल धीरे धीरे धन संचय कर सकता था। उसे अब पता होगा कि उसे सॉवरन रैंकर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एल्मा ने अपना सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि वास्तव में उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। ट्रेजर ट्रोव के अलावा क्या हाल ही में अन्य ट्रेडिंग कंपनीज द्वारा आयोजित कोई प्रमुख ऑक्शंस हैं? साहिल ने फिर से पूछा। साहिल, इस तरह का बड़े पैमाने का ऑक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। आखिरकार संग्रह किए जाने वाले बहुत कम कीमती खजाने हैं और ट्रेडिंग कंपनीज को हर किसी की खर्च करने की आदतों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। खजाने सस्ते नहीं हैं और कुछ बड़ी शक्तियों को छोड़कर अधिकांश लोग एक या दो टुकड़े खरीदने के बाद थोड़े समय में दोबारा नहीं खरीदेंगे। इसलिए ऐसे बड़े पैमाने के ऑक्शंस के बीच का अंतराल अपेक्षाकृत लंबा होता है ताकि हर किसी को धन संचय करने का समय मिल सके। आमतौर पर वे कम से कम अगले कुछ वर्षों में ही दूसरा आयोजित करेंगे, एल्मा ने समझाया। साहिल समझ गया, लेकिन साथ ही वह थोड़ा निराश भी था। हालांकि उसने हार नहीं मानी। यदि एल्मा के पास कोई अन्य रास्ता नहीं था तो इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों के पास नहीं था। किसी भी मामले में ऑक्शन अभी आयोजित नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास अभी भी भाग लेने का मौका था। इसके बाद उसने सुपर बड़े ट्रेड जोन में जाने की योजना बनाई ताकि ये देख सके कि क्या वह ये पता लगा सकता है कि निमंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। साहिल का मानना था कि निमंत्रण प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति इन खजानों को खरीदना नहीं चाहता था। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जो कुछ भी खरीदना नहीं चाहते थे। उसे बस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उनसे उच्च कीमत पर निमंत्रण खरीदने की जरूरत थी। हालांकि इस व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि साहिल उन लोगों की सूची प्राप्त नहीं कर सका जिन्हें निमंत्रण मिला था। ट्रेजर ट्रोव संभवतः उसे यह नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल धीरे धीरे उन्हें खोज सकता था। ओल्ड मास्टर विटलॉक, क्या मैं जान सकता हूं कि ऑक्शन आयोजित होने में कितना समय बाकी है? साहिल ने पूछा। संभवतः 1 महीने से थोड़ा अधिक, एल्मा ने उत्तर दिया। 1 महीना, अभी समय है। धन्यवाद ओल्ड मास्टर विटलॉक, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अलविदा। साहिल अपनी बात पूरी करने के बाद जाने ही वाला था। उसके पास अभी भी समय था। यदि उसने यह ऑक्शन छोड़ दिया तो वह अपनी ताकत को तेजी से सुधारने का अवसर गंवा देगा। जब साहिल उठा तो अचानक एक सुरीली आवाज ने उसे पुकारा। क्या तुम सच में इस ऑक्शन में भाग लेना चाहते हो? अध्याय 1617। साहिल पीछे मुड़ा। यह एल्मा के बगल में खड़ी नकाबपोश महिला थी जिसने बात की थी। साहिल ने इस महिला को बहुत पहले ही देख लिया था। उसने नकाब पहना हुआ था, इसलिए या तो उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और वह दूसरों को चकित करके मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती थी, या वह इतनी डरावनी थी कि वह दूसरों को डराना नहीं चाहती थी। उसके उत्तम शरीर को देखते हुए साहिल को लगा कि पूर्व की संभावना अधिक थी। यदि यह बाद वाली बात होती तो यह बहुत अफसोस की बात होती। वह युवा थी लेकिन कमजोर नहीं थी। वह साहिल से अधिक मजबूत थी और वह कम से कम एक मिड रूलर रैंकर थी। यह संभव था कि वह एक लेट रूलर रैंकर भी हो। हालांकि वह महिला एल्मा के बगल में खड़ी थी और उसके लिए चाय डाल रही थी, इसलिए साहिल ने अनुमान लगाया कि वह एल्मा की जूनियर होनी चाहिए। वह बस साथ रहकर सीखने और कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए आई थी। क्या उसके पास मुझे ऑक्शन में ले जाने का कोई तरीका है जब एल्मा के पास नहीं है? साहिल को विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि उसने फिर भी उत्तर दिया, हाँ, यह ऑक्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई भी मुझे ऑक्शन में भाग लेने में मदद कर सकता है, मैं, साहिल खुराना, उनका एहसानमंद रहूंगा और अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे एक एहसान की कीमत कितनी है? नकाबपोश महिला ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। लगता है तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल, अगर मुझे खुद पर यह भरोसा भी नहीं है तो मैं भविष्य में सेंट कैसे बन सकता हूँ? एक सेंट, कितनी साहसी बात है। एल्मा और नकाबपोश महिला दोनों को लगा कि साहिल थोड़ा अधिक आत्मविश्वासी था। स्टार किंगडम में कौन गारंटी दे सकता है कि वे सेंट रेल्म में प्रवेश कर सकते हैं? यहाँ तक कि उन महाशक्तियों के उत्तराधिकारी भी शायद ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब कोई सेंट रेल्म में पहुंचता है तो बाहरी वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति केवल स्वयं ही अपनी क्षमता का एहसास कर सकता है। यदि किसी को पूर्ण बोध हो जाता है तो वह सेंट रेल्म में प्रवेश कर जाएगा। यदि वे नहीं कर सकते तो वे पीक इटर्नल रेल्म या पार्शल इटर्नल रेल्म में ही रहेंगे। भले ही साहिल का मास्टर एक ट्रू सेंट था, वह साहिल को सेंट रेल्म प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता था। इसलिए साहिल ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मैं तुम्हें एक इनविटेशन कार्ड प्राप्त करने में मदद कर सकती हूँ और तुम्हें ऑक्शन स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हूँ, नकाबपोश महिला ने कहा। साहिल ने नकाबपोश महिला से नजरें हटाईं और एल्मा को संदेहास्पद होकर देखा। जाहिर है उसे विश्वास नहीं था कि उसके सामने मौजूद महिला वह कर सकती है जो एल्मा नहीं कर सकता था।
तभी एल्मा ने समझाया, साहिल, मैं तुम्हारा परिचय कराना भूल गया। ये ट्रेजर ट्रोव की थर्ड यंग मिस्ट्रेस हैं। अपनी पहचान के साथ तुम्हारे लिए निमंत्रण प्राप्त करना उनके लिए बहुत आसान है। थर्ड यंग मिस्ट्रेस। साहिल अब और भी भ्रमित था। यदि वह थर्ड यंग मिस्ट्रेस है तो वह खड़ी क्यों है? एक सर्वेंट कैसे बैठ सकता है जबकि उसका एम्प्लॉयर खड़ा हो? क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? एल्मा को साहिल की जिज्ञासा का आभास हुआ, इसलिए उसने समझाना जारी रखा, वह यहाँ सीखने आई है, इसलिए वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। मैं समझ गया। साहिल अब थोड़ा और समझ गया। इन बड़े लोगों के सोचने का एक विशेष तरीका होता है और वे आम लोगों के साथ गुप्त रूप से घुलना मिलना पसंद करते हैं। इसलिए उसने पूछा, मिस, क्या आप मुझे निमंत्रण दिला सकती हैं? अध्याय 1618। बिल्कुल। क्या एल्मा ने अभी तुम्हें नहीं बताया? अपनी पहचान के साथ तुम्हारे लिए निमंत्रण प्राप्त करना मेरे लिए आसान है। भले ही तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो, तुम्हें एल्मा पर भरोसा करना होगा। वह यहाँ के प्रभारी व्यक्ति भी हैं। बात करते हुए वह साहिल के पास गई और बैठ गई। माली पहले उस सीट पर बैठी थी। चिंता न करें साहिल, जब तक हमारी थर्ड यंग मिस्ट्रेस तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तुम निश्चित रूप से ऑक्शन स्थल में प्रवेश कर पाओगे, एल्मा ने जोड़ा। मदद करने से पहले आपको मुझसे क्या चाहिए? साहिल ने पूछा। वह जानता था कि चूंकि दूसरे पक्ष ने खुद को उसके सामने उजागर किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या चाहती है। जब तक यह उसके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था, साहिल हाँ कह देता। आखिरकार एक बार जब उसने ऑक्शन में प्रवेश कर लिया तो वह अपनी ताकत को तेजी से सुधार सकता था, जिससे बहुत समय बचेगा। तुम ट्रेजर ट्रोव से नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम एल्बा फेलोज है, नकाबपोश महिला ने कहा। ठीक है मिस फेलोज, आपकी मदद के बदले मुझे क्या करना होगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा। खुद को साबित करना? क्या साबित करना? साहिल ने पूछा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे पास ऑक्शन में भाग लेने के लिए वित्तीय संसाधन हैं। बिल्कुल। जिन लोगों को निमंत्रण मिलते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध होती है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे खजानों के लिए भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। क्या होगा यदि तुम अंधाधुंध बोली लगाओ लेकिन भुगतान करने के लिए पैसे न हो? यदि ऐसा होता है तो मुझे परिणाम भुगतने होंगे, भले ही मैं ट्रेजर ट्रोव की थर्ड यंग मिस्ट्रेस हूँ। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, एल्बा ने कहा। साबित करना कि मेरे पास ऑक्शन में प्रवेश करने के लिए वित्तीय साधन हैं। मुझे ये कैसे साबित करना चाहिए? साहिल दुविधा में था। वह दूसरे पक्ष को अपने क्वाड्रिलियन स्टार डॉलर्स का बैलेंस नहीं दिखा सकता था, है ना? अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे डराकर मार सकता था। पूरा ट्रेजर ट्रोव एक क्वाड्रिलियन के बराबर नहीं था। इसके अलावा एक बार जब उसने इतने पैसे उजागर कर दिए तो उसे नहीं पता था कि वह कितने शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करेगा। उसकी ताकत उन सभी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि वह तब स्टार डॉलर्स के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सका तो उसका विच्छेदन किया जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? वह अपना बैलेंस नहीं दिखा सकता था, लेकिन उसे साबित करना था कि उसके पास ऑक्शन में प्रवेश करने के लिए वित्तीय संसाधन है, ताकि दूसरा पक्ष उसके द्वारा ऑक्शन का भुगतान न करने के बारे में चिंतित न हो। अभी मेरे पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? साहिल को याद आया कि जब वह मिल्की वे में था तो उसने स्टोन ऑफ लाइफ खरीदने के लिए 5 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स खर्च किए थे, जिसे उसने पूरे समय अपने पास रखा था। ये चीज एक खजाना होनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी बाहों से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और एल्बा को सौंप दिया, जो उसके बगल में बैठी थी। मिस फेलोज, इसमें एक पत्थर है। कृपया जांचें कि क्या आप इसका उपयोग मुझे ऑक्शन में लाने के लिए कोलैटरल के रूप में कर सकती हैं। एल्बा ने साहिल द्वारा दिए गए बक्से को लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोल दिया। वह देखना चाहती थी कि वह किस तरह का पत्थर है। जैसे ही लकड़ी का बक्सा खुला, कमरा तुरंत असीम जीवन शक्ति से भर गया। यहाँ तक कि खिड़की पर उगे कुछ फूल और पौधे भी अचानक जीवन शक्ति से भर गए और थोड़े बड़े हो गए। फूलों की कलियां जो अभी उगी थीं, कुछ ही सेकंड में खिल गईं और पहले की तुलना में कई गुना अधिक तेज खुशबू बिखेरने लगीं। एल्मा और एल्बा दंग रह गए। कितनी प्रबल जीवन शक्ति! यदि सामान्य लोग कुछ सांसें लें तो वे निश्चित रूप से अपने जीवन काल में कुछ और साल जोड़ सकते हैं। एल्बा ने तुरंत लकड़ी के बक्से की ओर देखा और अंदर चुपचाप पड़े एक चिकने और गोल पत्थर को देखा। असीम जीवन शक्ति वास्तव में इस छोटे से पत्थर से निकल रही थी। एल्मा, देखो यह क्या है? एल्बा के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी का बक्सा एल्मा की ओर फेंक दिया। हालांकि इस चीज में प्रबल जीवन शक्ति थी, लेकिन एटर्नल्स पर इसका प्रभाव सीमित था। आखिरकार एटर्नल्स लगातार जीवन शक्ति बना सकते थे, इसलिए उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं थी। हालांकि एटर्नल रेल्म से नीचे के लोगों के लिए इसका प्रभाव अभी भी काफी अच्छा था। किसी को इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। अध्याय 1619।
एल्मा ने लकड़ी के बक्से को सावधानी से लिया, उसे खोला और पत्थर का अध्ययन करने के लिए उसे घूरने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मिस एल्बा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पत्थर में बहुत बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति है, इसलिए इसे स्टोन ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। बस मुझे बताओ कि इसका उपयोग क्या है और इसकी कीमत कितनी है। स्टोन ऑफ लाइफ का अटर्नल्स पर सीमित प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह अटर्नल रेल्म से नीचे के लोगों के लिए बहुत प्रभावी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका समय समाप्त हो गया है। जहां तक कीमत की बात है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। जिन्हें इसकी ज़रूरत है वे अपनी जान बचाने के लिए इसे आसमान छूती कीमत पर खरीद सकते हैं। यदि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत अधिक कीमत नहीं चुकाएंगे, एल्मा ने समझाया। साहिल, तुमने भी सुना। हालांकि यह पत्थर एक खजाना माना जाता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ऑक्शन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि मैं तुम्हें अंदर लाती हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगी। ये देखने की कोशिश करो कि क्या अपने वित्तीय संसाधनों को साबित करने के लिए कुछ और है, एल्बा ने साहिल की ओर देखते हुए कहा। साहिल के मन में इस समय केवल एक ही विचार था। ये दो लोग नहीं जानते थे कि वह क्या था। उसने स्टोन ऑफ लाइफ को 5 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स में खरीदा था और 50,000 लैविश पॉइंट्स प्राप्त किए थे। यह इस बात का प्रमाण था कि सिस्टम ने इस वस्तु को पहचाना था और यह उतना सरल नहीं था जितना एल्मा ने दावा किया था, और न ही ये केवल इटर्नल रेल्म से नीचे के लोगों पर काम करेगा। एल्मा स्टोन ऑफ लाइफ के कई पहलुओं को संबोधित करने में भी विफल रहा। उदाहरण के लिए, स्टोन ऑफ लाइफ में मौजूद जीवन शक्ति बहुत पवित्र थी, इसलिए यह बुरी ताकतों को भगा सकती थी और गंभीर चोटों को जल्दी ठीक कर सकती थी। साहिल नहीं जानता था कि बुराई को भगाने की शक्ति का क्या किया जाए। हालांकि चोटों का इसका त्वरित उपचार एक एटर्नल की सामान्य रिकवरी की तुलना में बहुत तेज होगा। एक समान मुकाबले वाली लड़ाई में जहां दोनों पक्षों को नुकसान होता है, स्टोन ऑफ लाइफ वाला पक्ष जल्दी ठीक हो सकता है। इसके विपरीत, जिस पक्ष के पास स्टोन ऑफ लाइफ नहीं था, वह धीरे धीरे ठीक होने के लिए केवल एक एटर्नल के रूप में अपने शरीर द्वारा उत्पन्न जीवन शक्ति पर निर्भर रह सकता था। इसके साथ स्टोन ऑफ लाइफ वाला पक्ष दुश्मन के ठीक होने से पहले हमला कर सकता था और उसे खत्म कर सकता था। ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति एक अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा हो, वह गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर सकता है और शांति से और जल्दी ठीक होने के लिए स्टोन ऑफ लाइफ का उपयोग कर सकता है। फिर वह अचानक हमला करने या भाग जाने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है। इसके बावजूद एल्मा ने दावा किया कि इतना उपयोगी पत्थर केवल इटर्नल रेल्म से नीचे के लोगों के लिए उपयोगी था। ऐसा लग रहा था कि वृद्ध व्यक्ति उतना पारखी नहीं था जितना वह दिखता था। सच तो यह है कि साहिल ने एल्मा के साथ थोड़ा अन्याय किया था। एल्मा ने ट्रेजर ट्रोव के निचले स्तर से शुरुआत की थी और कदम दर कदम यहां तक पहुंचा था। उसने बहुत सारे खजानों का मूल्यांकन किया था, लेकिन उसने कभी स्टोन ऑफ लाइफ नहीं देखा था। इस प्रकार वह केवल कुछ पिछले अनुभव और अपने द्वारा महसूस किए गए प्रभाव के आधार पर इसके उपयोग का अनुमान लगा सकता था। भारी मात्रा में जीवन शक्ति होने के अलावा स्टोन ऑफ लाइफ का वास्तव में कोई अन्य कार्य नहीं था। इसीलिए एल्मा ने ऐसा कहा, मिस फेलोज, स्टोन ऑफ लाइफ के अलावा अपनी संपत्ति साबित करने के लिए मेरे पास कोई अन्य खजाना नहीं है। साहिल कड़वाहट से मुस्कुराया। स्टोन ऑफ लाइफ ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह संपार्श्विक के रूप में निकाल सकता था, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि यह क्या था। भले ही साहिल ने स्टोन ऑफ लाइफ के अन्य उपयोगों को सावधानी से समझाया, वे शायद उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो तुम्हारी पीठ पर क्या है? तुम इसे पूरे समय साथ लेकर चल रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, है ना? एल्बा ने पूछा। वह काफी समय से साहिल की पीठ पर मौजूद लकड़ी के बक्से को घूर रही थी। आकार को देखते हुए यह एक तलवार या चाकू होना चाहिए। साहिल की पीठ पर मौजूद लकड़ी के बक्से को वह इतना महत्व इसलिए दे रही थी क्योंकि एल्बा हथियारों को लेकर बहुत जुनूनी थी। उसे अन्य खजाने पसंद नहीं थे, केवल कीमती हथियार पसंद थे। ट्रेजर ट्रोव की थर्ड यंग मिस्ट्रेस के रूप में एल्बा ने पर्याप्त हथियार देखे थे और काफी कुछ एकत्र भी किया था। हालांकि जब वह अन्य हथियारों को देखती थी तो अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाती थी। साहिल की पीठ पर मौजूद लकड़ी के बक्से में उसका हथियार होना चाहिए, और यह संभवतः एक सोलबाउंड वेपन था। एल्बा ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह क्या है। हालांकि उसके पास एक नहीं था, लेकिन उसे इसे देखना ही था। क्षमा करें मिस फेलोज, यह मेरा हथियार और मेरा साथी है। मैं इसे संपार्श्विक के रूप में पेश नहीं करूंगा, साहिल ने गंभीरता से कहा। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ने इस पूरे समय साहिल की वृद्धि में उसका साथ दिया था। भले ही वह ऑक्शन में भाग लेने का यह अवसर गंवा दे, वह इसे कभी भी दूसरों को नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 1620। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कौन सा हथियार है? एल्बा ने पूछा। यह एक तलवार है, साहिल ने उत्तर दिया। इसका नाम क्या है? ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड, कितना अच्छा नाम है। क्या तुम इसे खोलकर मुझे दिखा सकते हो? चिंता न करें, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे संपार्श्विक के रूप में उपयोग करो। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये कीमत के लायक है।
यदि इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड तुम्हारी ताकत साबित कर सकती है तो मैं तुम्हें बिना किसी संपार्श्विक के ऑक्शन में प्रवेश करने दे सकती हूँ, एल्बर ने कहा। एल्मा, जो एल्बर के बगल में खड़ा था, अवाक रह गया। मिस एल्बर की पुरानी आदत वापस आ गई है। मुझे नहीं पता कि इस लड़की को हर तरह के हथियारों का अध्ययन करना इतना पसंद क्यों है। कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले उसने ट्रेजर ट्रोव मुख्यालय की तिजोरी के सभी हथियारों पर शोध किया था। मुझे लगता है कि यहाँ काम पूरा होने के बाद वह जगह बदल सकती है। आप बस देखना चाहती हैं, है ना? इसे संपार्श्विक के रूप में मांगना नहीं। साहिल ने पुनः पुष्टि की। हाँ, मैं बस देखना चाहती हूँ। ठीक है। साहिल ने उसके साथ पुष्टि करने के बाद अपनी पीठ से लकड़ी का बक्सा उतारा और उसे मेज पर रख दिया। एल्बर लकड़ी के बक्से को घूरने लगी। वह अंदर की चुभती हुई ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। यह एक अच्छी तलवार है। यह निश्चित रूप से एक अद्भुत तलवार है। बक्सा खुलने से पहले ही एल्बर का दिल धड़कने लगा था। वह अपने जीवन में विभिन्न हथियारों के अध्ययन में जुनूनी रही थी और तलवारें उन सब में उसकी पसंदीदा थीं। क्रीक। साहिल ने लकड़ी का बक्सा खोला, जिसके अंदर एक लंबी लाल तलवार दिखाई दी। जैसे ही एल्बर ने तलवार देखी, वह उसकी ओर बहुत आकर्षित हुई। तभी एल्मर की आंखें भी फटी रह गईं। कितनी पैनी बेजोड़ तलवार! इतने वर्षों तक अनगिनत हथियारों का मूल्यांकन करने के अपने अनुभव के आधार पर साहिल की इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा था। सोलबाउंड वेपन्स को क्रमशः 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल और फर्स्ट रेट। साहिल की कम से कम एक हाई लेवल सोलबाउंड वेपन थी। यदि ऐसी बेजोड़ तलवार ऑक्शन में लाई जाती तो यह निश्चित रूप से अनगिनत शक्तिशाली ताकतों को इसके लिए पागलों की तरह लड़ने पर मजबूर कर देती और अंत में इसकी कीमत अकल्पनीय रूप से आसमान छूती। ऐसा लग रहा था कि साहिल नाम के इस बच्चे ने जो कहा वह 80% सच है। हो सकता है कि उसे ये तलवार अपने मास्टर से मिली हो। केवल सेंट ही ऐसा खजाना खरीद सकते थे। एल्बर ने उसे देखा, अनजाने में ब्लेड तक पहुंचने और उसे छूने की इच्छा हुई। हालांकि साहिल ने उसे समय रहते रोक दिया। मिस फेलोज, ये तलवार बहुत पैनी है, इसलिए आप इसे छू नहीं सकती, साहिल ने कहा। इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड दुनिया की हर चीज को काट सकती थी। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह एक सेंट को भी मार सकती थी। साहिल ने एल्बर, जो कि एक रूलर रैंकर थी, को इसे छूने देने की हिम्मत नहीं की। यदि उसे चोट लगती तो वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। मुख्य कारण ये था कि उसे अभी तक ऑक्शन का निमंत्रण भी नहीं मिला था। साहिल, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? एल्बर ने पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि साहिल ने उसे ब्लेड छूने से मना किया। साहिल ने उत्तर देने से पहले केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए सोचा। मुझे इविल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड अपने मास्टर से मिली है। सबसे अच्छा विकल्प सब कुछ उस रहस्यमय मास्टर पर डाल देना था जो अस्तित्व में ही नहीं था। एल्मर ने जब ये सुना तो उसे अपने निर्णय पर और अधिक विश्वास हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।